नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 10th के मैथ के सिलेबस में टोटल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। आज हम लोग हमारे बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है बहुपद। इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के परिचय और सूत्र को पढ़ेंगे। परिचय और सूत्र को पढ़ेंगे और इसमें जो फॉर्मूला यूज होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग इसके सभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और पर्सनालिटी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने सेकेंड चैप्टर के फॉर्मूलाज को देखते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो है बहुपद। बहुपद को पढ़ने से पहले इसमें जो जो टर्म यूज होते हैं हम चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहला टर्म है जैसे चर। चर किसको बोलते हैं? चर बोलते हैं उस चीज को जिसका मान बदल जाता है, जिसका प्रश्न में मान बदलता है उसको हम चर बोलते हैं। जैसे अगर हम कहीं क्वेश्चन में लिखते हैं x, y, z, p, q, ये सब टाइप का हम कोई चीज लिखते हैं तो इसका मान बदलते रहता है, तो इसको हम चर बोलते हैं। जैसे मानते एक क्वेश्चन में x का मान 10 आ गया तो दूसरे क्वेश्चन में x का मान 20 आ जाएगा, तीसरे क्वेश्चन में x का मान 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से x का मान हर एक प्रश्न के लिए बदलते रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो इस टाइप से जो भी अल्फाबेट लिखा रहता है x, y, z, p, q, a, b, c सब क्या कहलाता है? चर कहलाता है। उसके बाद है अचर। अचर उसको बोलते हैं जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे अगर हम लिखते हैं प्रश्न में 2, 3, 1000, 0.9, 9 स्क्वायर, √27, इन सब का मान जो है प्रश्न में नहीं बदलता है। 2 है तो आप मैथ में कहीं भी 2 लिख दीजिए, उसका मान हमेशा 2 ही रहेगा। 0.9 है, इसको आप मैथ में कहीं भी लिख दीजिए, इसका मान जो है 0.9 ही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में 0.9 लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में 0.9 लिखते हैं, तो ये दोनों का मान जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसका मान नहीं बदलता है तो हम इसे अचर कहते हैं। क्लियर है? तो बहुपद क्या है? एक सेकंड। बहुपद क्या है? दो या दो से अधिक पदों के व्यंजक। 2 या 2 से अधिक पदों का व्यंजक जो होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। हम इन सारे पद को समझेंगे, पद क्या होता है, व्यंजक क्या, हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 2 या 2 से अधिक पदों का हम व्यंजक जो है वो बहुपद कहलाता है। जैसे हम आज हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इन सब चीज को डिटेल हम आगे समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये जो है आपका, इसको हम बहुपद बोलेंगे। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं x³ प्लस 6, ये भी आपका जो है वो बहुपद है। तो यानी 2 या 2 से अधिक पदों का जो व्यंजक है वो आपका बहुपद कहलाता है। चलिए हम आगे समझते हैं कि व्यंजक क्या होता है, पद क्या होता है। व्यंजक क्या होता है? तो व्यंजक मैथ का वो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, या मैथ का कोई भी स्टेटमेंट जो है वो व्यंजक कहलाता है। कुछ भी हम लिखते हैं 6 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, ये क्या है? व्यंजक है। x डिवाइड बाई 3 व्यंजक है। x स्क्वायर प्लस 9 ये व्यंजक है। इसी से रिलेटेड आपका होता है समीकरण। समीकरण उसको बोलते हैं जिस व्यंजक में, ये भी एक प्रकार का व्यंजक ही है, तो जिस व्यंजक में LHS इक्वल टू और RHS ये 3 टर्म हो, एक LHS हो, एक इक्वल टू का साइन हो और एक RHS हो, तो हम उसे समीकरण बोलते हैं। जैसे हम बोले y इक्वल टू 3x प्लस 9, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये सब आपके समीकरण कहलाएंगे। अगर हम इनमें से इस y को हटा दें तो ये जो आपका है वो व्यंजक कहलाएगा। क्लियर है? तो समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर है? तो पॉलिनोमियल क्या बोलता था, बहुपद क्या बोलता था कि 2 या 2 से अधिक व्यंजक अगर मिल जाते हैं तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। तो ये सब 6 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 ये भी एक बहुपद है। x डिवाइड बाई 3 ये भी एक बहुपद है। x स्क्वायर प्लस 9 ये भी एक बहुपद है।
क्लियर है तक? पद क्या होता है? तो पद जो होता है, जैसे मान जब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, व्यंजक लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। तो इस प्लस और माइनस, जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, दो एग्जांपल हो गया एक ही टाइप का। तो ये प्लस और माइनस के बीच में जो भी चीज लिखा रहता है उसे हम पद बोलते हैं। प्लस और माइनस के बीच में जो भी चीज लिखा रहता है उसे हम पद बोलते हैं। जैसे हम बात करें इस वाले में, तो यहाँ एक प्लस है और इसके एक्स स्क्वायर पहले भी यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो इस प्लस और इस प्लस के बीच में जो टर्म है उसको हम बोलेंगे क्या? पद। इस प्लस और 9x के बाद एक और प्लस है 6 के पहले, तो इस प्लस से लेकर इस प्लस के बीच का एक पद हो जाएगा, यानी 9x भी एक पद है, और प्लस के बाद ये 6 जो है एक पद है। यानी हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 में हमारे पास 3 पद है। उसी तरह अगर हम देखें नीचे वाले में, तो एक्स स्क्वायर एक पद है, प्लस और माइनस के बीच में 9x है, तो 9x एक पद है, और माइनस के बाद 6 है, तो 6 भी एक पद है। तो इस वाले क्वेश्चन में टोटल पद का संख्या हो गया आपके पास 3। क्लियर है? तो पद जो होता है, प्लस और माइनस के बीच जो भी लिखा आता है उसको पद बोलते हैं। गुना और भागा के बीच में कुछ लिखा रहता है उसको हम पद नहीं बोलते हैं। गुना और भागा के बीच में कुछ लिखा है तो उसको हम पद नहीं बोलते। जैसे हम बात करें a गुना b प्लस 3, तो ये जो है a गुना b और प्लस 3, तो a को एक पद, b को एक पद, 3 को एक पद, यानी टोटल 3 पद। ऐसा नहीं बोलेंगे, हमको बस देखना है कि प्लस और माइनस कहाँ कहाँ है। तो इस बारे में आप देखेंगे अगर, तो ए बी के बाद एक प्लस यहाँ पे आ रहा है बस, तो इस प्लस के पहले वाला ए बी को हम एक पद बोलेंगे और 3 को हम एक पद बोलेंगे, यानी पदों की संख्या इसमें जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाए ए गुना बी गुना सी, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें एक पद है, ठीक है। या ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 2 पद हैं। यहाँ पे आपके पास a डिवाइड बाई बी जो है वो अलग अलग पद ना होकर के एक ही पद कहलाएगा, यानी एक पद यहाँ पे और प्लस के बाद एक जो c है वो आपका दूसरा पद हो जाएगा। तो यानी इसमें टोटल आपके 2 पद कहलाएंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस अगर आपके पास है तो इसके बीच में जो भी लिखा गया है वो आपका पद कहलाएगा। गुना और भाग को हम लोग पद में नहीं काउंट करते। गुना और भाग जो होता है वो आपका एक पद कहला जाता है। जैसे ए बी सी प्लस सी डी, ए बी सी प्लस सी डी, तो हमको बस प्लस और माइनस देखना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस के पहले एक पद और इस प्लस के इधर एक पद RHS में, यानी टोटल आपके पास हो गए 2 पद। टोटल कितने पद हो गए? 2 पद। क्लियर है? होप कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद है गुणांक। गुणांक बोलता है कि अगर किसी भी चर के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम गुणांक कहते हैं। यहाँ पे हम समझे एक समीकरण लेके 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 9, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यहाँ जो ये 9 है, ठीक है, इस 9 को हम अचर पद बोलते हैं। 9 का तो मान बदलेगा नहीं, इसलिए इस 9 को क्या बोलेंगे हम? अचर पद। अचर पद। अब देखिए यहाँ भी आपके पास 3 जो है वो भी एक नंबर है और यहाँ पे 6 भी एक नंबर है, लेकिन इस 6 और 3 को हम यहाँ पे अचर पद नहीं बोलेंगे। 3 को हम बोलेंगे 3 किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये 3 जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा और 6 जो होगा किसके साथ? एक्स के साथ। तो 6 जो है वो एक्स का गुणांक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ऐसा कोई नंबर है जो किसी चर पद के साथ है तो उस नंबर को चर पद का हम गुणांक कहते हैं। और ऐसा कोई नंबर जो कि अकेला है, जिसके पास कोई चर पद नहीं है, तो उसको हम अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पे 3 जो हमारा है वो 3 कहलाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और 6 जो है, 6 जो हमारा है वो कहलाएगा x का गुणांक। 6 क्या कहलाएगा? x का गुणांक। ठीक है, तो गुणांक आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोई नंबर जो किसी चर के साथ हो उसे हम उसका गुणांक कहते हैं। क्लियर है तक? एक और देख ले हम लोग, जैसे यहाँ पे 1/2 x³ माइनस 9x,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये 1/2 जो है आपका वो एक्स क्यू का गुणांक है, और यहाँ से -9 जो है वो एक्स का गुणांक है। ठीक है, -9 किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है, और 1/2 जो है वो एक्स क्यू का गुणांक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद का घात क्या होता है? तो किसी चर का, ठीक है, किसी चर का अधिकतम घात जो होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। किसी चर का अधिकतम घात, ठीक है, किसी चर का अधिकतम घात जो होता है वही आपका बहुपद का घात कहलाता है। वही आपका बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, कि अधिकतम घात उस चर पे कितने हैं। जैसे हम बात करें पहला एग्जांपल से, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में का घात कितना है? 2। ठीक है, तो ये भी एक्स स्क्वायर बहुपद है, इसका घात कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? रूट एक्स, रूट एक्स को हम लिखे, हम तो एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसका घात कितना आ गया? 1/2। क्लियर है तक? 5x³ प्लस 3x और प्लस 9, इसमें देखें हम x³ का घात कितना है? 3। 3x में x का घात कितना है? 1, और 9 के पास x नहीं है तो x का घात कितना है? 0। तो यहाँ 5x³ में x का घात है 3, 3x में x का घात है 1, और 9x में x का घात कितना है? सॉरी, 9 में घात कितना है? 0। तो सबसे बड़ा घात कौन सा है? 3। जब सबसे बड़ा घात 3 है तो इस बहुपद का घात आपके पास 3 हो जाएगा। क्लियर है? एक और देखते हैं, 6x की पावर 9 प्लस 10x की पावर 11। यहाँ पे देखें हम तो 6x की पावर 9 में x का घात 9 है, और 10x की पावर 11 में x का घात 11 है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 11 है, तो बहुपद का घात आपका 11 आ गया। क्लियर तक? तो हम हर एक उस बहुपद में हर एक पद में जो चर है उसका घात देख लेंगे, और जो सबसे बड़ा घात होगा वही आपका बहुपद का घात कहलाएगा। तो किसी बहुपद में जितने टर्म हैं सब में सबका टर्म का हम घात देखेंगे, और उस घात का जो मैक्सिमम घात होगा वो हमारे पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका बहुपद का संकेतन। जैसे अगर हमारे पास कोई बहुपद है x² प्लस 6x प्लस 9, इसको इक्वल टू का y लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लिखते हैं क्या? p ऑफ x। इसका मतलब है पोलिनोमियल इन x। इंग्लिश में ही हम पढ़ते हैं इसको इसका मेन मतलब होता है पोलिनोमियल इन x, या हिंदी में बोल सकते हैं कि x में बहुपद, लेकिन इसका नाम जो है वो इंग्लिश से ही आया है, हिंदी आपका जबरदस्ती किया गया है। तो पोलिनोमियल इन x यानी x में बहुपद। ये x कहां से आ गया? ये x, तो ये x आपका यहां से आ गया। ये जो बहुपद देख रहे हैं आप x² प्लस 6x प्लस 9, उसमें चर पद कौन सा है? x है, तो ये p ऑफ x आ गया। एक और एग्जांपल देख ले, जैसे y³ प्लस 6y प्लस 9, इसमें चर पद कौन सा है? y है, तो ये जो पोलिनोमियल बनेगा आपका वो बनेगा p ऑफ y बनेगा। क्लियर है? आता है? एक और देखें, जैसे x³ प्लस 6x, ये किस में है? x में है, तो p ऑफ x में बनेगा। ठीक है, और हमें जो बहुपद पढ़ना है वो एक चर का ही पढ़ना है, 2-3 चर का नहीं पढ़ना है। हमें ऐसा बहुपद नहीं पढ़ना है जैसे a² प्लस b² प्लस 6ab, इस टाइप का बहुपद हमें नहीं पढ़ना है, नहीं तो ये भी आपका एक तरह का बहुपद ही कहलाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या पढ़ना है? एक चर का बहुपद पढ़ना है। इसलिए आप देख रहे जो भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं उसमें अगर x है तो केवल x है, y है तो उसमें केवल y है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका बहुपद का प्रकार पद की संख्या के आधार पर। हम किसी बहुपद में पदों का संख्या निकालना सीख चुके हैं, एक बार और सिखा दें। चलिए देखिए, जैसे अगर मेरे पास x³ प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, एक आप पद मान लेते x²। तो यहां देखिए, तो
प्लस के इस साइड एक्स क्यू है तो एक पद, इस प्लस और इस प्लस के बीच में एक पद है 6x, तो एक पद, यहाँ प्लस और इस प्लस के बीच में एक पद है 9, तो ये एक पद, और इस प्लस के बाद एक पद है तो ये एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यू एक पद हो गया, 6x एक पद हो गया, 9 एक पद हो गया और एक्स स्क्वायर एक पद हो गया। तो यानी टोटल का है तो इस इक्वेशन में आपके पास टोटल 4 पद है। ठीक है, और क्या बताया था कि पद जब भी हम देखते हैं तो प्लस और माइनस के बीच में देखते हैं, गुना और भागा के बीच वाला जो होता है उसे पद नहीं कहते हैं, इसके बीच में जो लिखा रहता है उसको हम एक पद मान लेते हैं। ठीक है, पद कौन बांटता है तो प्लस और माइनस बांटता है। क्लियर है? तक गुना और भागा जो है वो पद नहीं बांटता है। तो अब ये जो पद का गिनती आया है, जो यहाँ पे हमारे पास 4 आया है, इस टाइप से हम इस पद को गिने 1 2 3 4, तो इस पद की संख्या के आधार पे बहुपद को कितने प्रकार से बांटते हैं। तो पद की संख्या के आधार पे बहुपद को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है एक पदी, दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी। एक पदी बहुपद उसको बोलते हैं जिस बहुपद में एक पद हो, पद की संख्या कितनी हो, एक पद। द्विपदी उसको बोलते हैं जिसमें पद की संख्या 2 हो, यानी कि 2 पद हो। और त्रिपदी बहुपद संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 3 पद हो। तो 3 से ज्यादा ही पद हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको 4 पद का, तो अभी इसका नाम नहीं रखा गया है। 4 5 10 11 12 कुछ भी पद हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पद वाले, 2 पद वाले और 3 पद वाले को नाम रखा गया है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब अगर हम बात करें, जब हम एक पदी बहुपद की या हम पद के आधार पे जब बहुपद का बात करते हैं तो घात नहीं देखते, घात कुछ भी हो सकता है, बस हमको पद देखना है कि पद 1 हो, द्विपदी में पद 2 हो और त्रिपदी पद 3 हो। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल का, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, ये क्या है 2 घात है, लेकिन ये क्या कह रहा है एक पदी बहुपद, क्योंकि इसमें एक पद है, कहीं आपको प्लस नहीं दिखेगा, एक्स, ये एक पदी बहुपद है, एक्स की पावर 9, 6x स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर, √2x की पावर 10, ये सब है आपके क्या है एक पदी बहुपद कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कहीं भी आपको प्लस माइनस नहीं दिखा, हाँ गुना दिख जाता है। जैसे हम बात करें ए बी सी, तो ये आपका एक पदी बहुपद है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं है। ठीक है, अब द्विपदी बहुपद है जिसमें हम ऐसे में सोच सकते हैं कि जिस बहुपद में प्लस और माइनस का संख्या जो हो वो 0 हो। ठीक है, तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें प्लस और माइनस का संख्या जो हो 1 हो। आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसमें प्लस और माइनस की संख्या कितना है, केवल 1 है, तो ये आपका क्या हो गया द्विपदी बहुपद हो गया। 9x³ माइनस 6x, इसमें माइनस की संख्या 1 है, तो ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। 1/2 x की पावर 6 प्लस 6x, इसमें भी प्लस की संख्या कितना 1 है, तो ये भी आपका द्विपदी बहुपद हो गया। क्लियर आता है? त्रिपदी बहुपद क्या होता है, इसमें 3 पद होते हैं, इसमें 3 पद होते हैं, तो यानी कि हम इसे शॉर्ट टिक लगा सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें प्लस और माइनस की दोनों मिला करके जिसमें 2 हो, जिसकी संख्या कितनी हो 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 9x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस 11x। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें प्लस की संख्या कितना है 2 है, ऊपर वाले प्लस की संख्या कितना है 2 है, तो ये सब क्या है त्रिपदी बहुपद। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x माइनस √2, तो यहाँ पे देखिए माइनस कितनी बार आ गया है 2 बार आ गया है, तो ये क्या हो गया आपके पास त्रिपदी बहुपद हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम बहुपद का प्रकार घात के आधार पर। घात हम बताए थे कि किसी भी चर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही घात कहलाता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसका घात कितना हो गया 2। एक और हम व्यंजक लेते हैं 6x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 6। यहाँ पे 6x³ में x का घात है 3, 9x स्क्वायर में x का घात है 2 और 7x में x का घात है 1। 6 के साथ कोई x नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ x का घात कितना है 0। अगर हम बात करें इस
समीकरण को देखें तो 6x³ में घात 3 है, 9x² में घात 2 है और 7x में घात 1 है। इन सब में मैक्सिमम घात कौन सा है? 3 है। तो 6x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 6 का जो घात होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह घात के आधार पे बहुपद को कितने प्रकार से बांटते हैं वो देखते हैं हम। तो घात के आधार पे बहुपद को हम लोग 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है रेखीय बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। रेखीय बहुपद उसको बोलते हैं ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, घात 1 हो। द्विघात बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात 2 हो और त्रिघात बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात 3 हो। तो जब हम घात के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं तो इसमें पद को नहीं देखते हैं, और जब पद के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें हम घात को नहीं देखते हैं। क्लियर है? तो इसे पद नहीं देखेंगे, कितना पद का हो रहा है, 1 पद का हो रहा है, 2 पद का हो रहा है, 4 पद का हो रहा है, हम पद नहीं देखेंगे। हम देखेंगे उसका घात कितना होता है, वो 1 होना चाहिए रेखीय बहुपद के लिए, 2 होना चाहिए द्विघात बहुपद के लिए और 3 होना चाहिए त्रिघात बहुपद के लिए। पहला हम देखें रेखीय बहुपद, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे रेखीय बहुपद का अगर एग्जाम्पल देखें हम, ये हो जाएगा x प्लस 9 x 6x 9x प्लस 11 1/2x प्लस 3/2 √2x प्लस 6 0.5x प्लस 9। ये सब जो है आपके वो रेखीय बहुपद के एग्जाम्पल हैं। द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, जैसे x² प्लस 6 6x² प्लस 9x प्लस 11 √2x² प्लस √6x माइनस 12। क्लियर है? 1/2x² माइनस 3/2x प्लस 6/3 या 6/5 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपके वो द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल है। अगर देखेंगे आप तो हर एक एग्जाम्पल में आपको इसका जो अधिकतम घात है वो 2 होगा। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद, इसके घात 3 होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे x³ प्लस 6 9x³ प्लस 6x² 11/2x³ प्लस 9/5x² प्लस 7/2x प्लस 11। क्लियर है? तक क्लियर है? इसी तरह बस हमें यह देखना, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि रेखीय बहुपद के लिए घात जो है वो 1 होना चाहिए, द्विघात बहुपद के लिए घात 2 होना चाहिए और त्रिघात बहुपद के लिए घात 3 होना चाहिए। क्लियर है? तब अब हम रेखीय बहुपद के मानक रूप की बात करें तो वो होता है ax प्लस b। ठीक है, जहां a हमारा नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल टू। क्यों? क्योंकि अगर हमारा a 0 हो जाएगा और हम इस a में 0 पुट करें तो ये b बचेगा। जब b बचेगा तो ये रेखीय बहुपद नहीं रह पाएगा, इसका घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b के साथ कोई भी चर पद नहीं है। जब चर पद नहीं तो इसका घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और जब घात 1 रहेगा ही नहीं तो वो रेखीय बहुपद कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, मानक रूप क्यों पढ़ते हैं? तो मानक रूप हम पढ़ते हैं ताकि हम आगे चल करके इस बहुपद का हम फॉर्मूला निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुपद हमारा जो होता है वो प्लस और माइनस के बीच में लिखा जाता है, और प्लस माइनस लिखने से हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करें इसी का, हम कोई भी द्विघात बहुपद लेते हैं, द्विघात बहुपद x² प्लस 6x प्लस 6 x² प्लस 6x माइनस 6 x² माइनस 6x माइनस 6 x² माइनस 6x प्लस 6। यानी कि हम एक ही बहुपद को 4-5 तरीका से लिख सकते हैं, केवल प्लस और माइनस बदल करके। तब हमें फॉर्मूला निकालने में दिक्कत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि उसके स्टैंडर्ड रूप के एक मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ax प्लस b, ये हमारा स्टैंडर्ड रूप है। अब हम इस पे फॉर्मूला को निकाल लेंगे और इस फॉर्मूला को इसी स्टैंडर्ड रूप के बाद हम यूज करेंगे। क्लियर है तक? तो उसी तरह हर एक बहुपद का हम मानक रूप देखते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ भी आपका a जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 का।
फिर वही बात, अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, bx प्लस सी। तो bx प्लस सी का अगर घात होगा कितना, 1, तो ये जो हमारा जो व्यंजक बनेगा वो कैसा बनेगा, रेखीय बनेगा, द्विघात रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए जो मैक्सिमम जो घात होता है, ठीक है, वो उसका जो गुणांक है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद का घात 2 होता है तो घात 2 वाले का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद घात 3 होता है तो घात 3 वाले का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप का बात करें तो वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a आपका बराबर नहीं होना चाहिए 0 का। क्लियर आता है? इस एक बार देख लेते हैं, रेखीय बहुपद का मानक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस b। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये आपके तीन मानक रूप थे। अब हमें जो है इस चैप्टर में मेनली द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। किसी बारे में पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में। तो ये जो रेखीय बहुपद है उसका और जो त्रिघात बहुपद उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप याद होना चाहिए। ठीक है, ax³ प्लस bx प्लस c आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली आपको द्विघात बहुपद ही पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका बहुपद का मान। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता है आपका बहुपद का शून्य। दोनों क्या होता है वो देखते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एक बहुपद है हमारे पास p ऑफ x, जो कि है x² माइनस 5x प्लस 6। हम कहते हैं कि इसका मान निकालो। ठीक है, एक बार x बराबर 1 पे और एक बार x बराबर 3 पे। ठीक है, तो मान निकाल हम क्या लिखेंगे, p ऑफ 1। p ऑफ 1 लिखने का मतलब हो गया कि जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट कर लेंगे। तो हम पुट करते हैं तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 6। 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 5 गुने 1 5 और प्लस 6। 1 में से 5 घटेगा तो माइनस 4 और प्लस 6, ये आ गया आपके पास 2। तो p का वैल्यू जब हम x का वैल्यू जब हम 1 रखे हैं तो इसका मान कितना आ गया है, 2 आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्या रखना था, x बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे 3 रखते हैं, p ऑफ 3। तो x² माइनस 5x प्लस 6, इसमें x की जगह 3 रखेंगे और यहाँ x की जगह 3 रखेंगे तो मेरा एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3 प्लस 6। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और बचती हैं 15 और प्लस 6। 9 में से 15 गया तो माइनस 6 और यहाँ पे प्लस 6, ये आपका आ गया 0। क्लियर आता है? अब यहाँ समझने वाला बात है, जब हम p इक्वल टू 3 रखे तो ये मान आ गया है 0 और जब p इक्वल टू 1 रखे तो मान आ गया 2, यानी 2 जो है वो क्या है, मान है। कब है, जब हम p1 रखे हैं, और 0 जो है वो मान है कब, जब हम x की जगह पे 3 रखे हैं। क्लियर है? ये दो तो मान पता हो गया, यानी जहां पे हमें वैल्यू दिया रहेगा कि x इक्वल टू 1 2 3 रख के आप निकालिए वैल्यू, तो जो भी फाइनल में रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका मान कहलाएगा। लेकिन अब देखते हैं, जब किसी बहुपद का मान 0 होता है, जब किसी बहुपद का मान 0 होता है तो वो 0 x के जिस मान के चलते आता है उस मान को ही हम इसका शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शून्य कहते हैं। क्लियर है तक? यानी कहने का मतलब है कि x की जगह 3 रखने पे इस बहुपद का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो ये 3 जो होगा इस बहुपद के लिए x² माइनस 5x प्लस 6 के लिए ये इसका शून्य कहलाएगा। ऊपर देखते हैं हम, जब हम x इक्वल टू 1 रखे हैं तो इसका मान 2 आया, क्या 0 आया है, नहीं आया। जब 0 नहीं आया है तो ये 1 इसका शून्यक नहीं कहलाएगा। होप कि आपको क्लियर होगा। हम x की जगह कोई वैल्यू रखते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों मान कहलाता है, आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 और जो 0 है वो दोनों का दोनों आपका क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। लेकिन जब वो मान हमारा 0 हो जाता है और जो 0 आया है वो x के किस मान के चलते आया है, 3 के चलते आया, तो 3 जो होगा उस बहुपद का शून्य कहलाता है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।
अच्छा, इस शून्यक जो है इसका एक दो और नाम है। शून्यक को ही हम लोग बोलते हैं रूट, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मूल, और इसी को बोलते हैं जीरो। तो ये चारों नाम आप याद रखिएगा, तीनों एक, चारों नाम एक ही है, शून्यक, रूट, मूल और ये जीरो। क्लियर है तक? तो आपका क्वेश्चन में बदल बदल के नाम यूज करता है, जनरली यूज करता है आपका शून्यक और मूल। जनरली आपका नाम जो यूज करता है वो एक नाम यूज करता है शून्यक और दूसरा नाम यूज करता है मूल। तो इन दो नाम को तो आप लोग जरूर से याद रखिएगा, शून्यक और मूल, और ये दोनों क्या है, एक ही है। फिर से बता देते हैं, शून्यक उसको बोलते हैं कि जब किसी बहुपद में x के जिस मान पे उस बहुपद का मान जो होता है वो जीरो हो जाता है तो x का मान शून्यक कहलाता है। क्लियर आता? होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, एक सेकंड जैसे रब कर लें। यहां देखिए, यहां एक बात लिखा गया है क्या नोट में, कि बहुपद के शून्य की संख्या जो होती है बहुपद के घात जो अधिकतम होता है उसके बराबर होती है। ठीक है, हमें आगे जो है वो एक बहुपद दिया जाएगा, उसका शून्य बोला जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, तो जिस बहुपद का जितना मैक्सिमम घात होता है उतना ही उसमें शून्यक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेखीय बहुपद का, तो रेखीय बहुपद का घात कितना होता है, रेखीय बहुपद घात 1 होता है, तो इसमें शून्यक का संख्या जो होगा वो 1 आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का घात जो होता है वो 2 होता है और इसमें शून्यक 2 आएगा, और त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है तो इसमें शून्य का संख्या जो आता है वो 3 आता है। यानी कहने का मतलब है कि हम किसी भी बहुपद का घात देख करके उसमें शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि x की पावर 9 प्लस 6x स्क्वायर, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो हम सबसे पहले इसका घात निकालते हैं। इसमें घात कितना है, घात देखें हम अगर, तो ये पहला जो x की पावर 9 है इसका घात 9 है, और 6x स्क्वायर में घात 2 है, सबसे मैक्सिमम कौन है, 9 है, तो इस बहुपद का घात हो गया 9। और जो ये 9 है वो घात जो होता है वो शून्य की संख्या के बराबर होता है, तो शून्य की संख्या जो है वो भी आपका 9 हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखेंगे, बहुपद के शून्य की संख्या बहुपद घात की संख्या के बराबर होती है। क्लियर तक? तो ये चीज यहाँ लिखा गया है कि रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये 3 चीज पढ़ना है हमको। तो रेखीय बहुपद का जो घात होता है वो घात जो होता है वो 1 होता है, तो शून्य की संख्या जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद में घात जो होता है वो 2 होता है, तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। त्रिघात बहुपद में जो घात होता है वो 3 होता है, और इसमें शून्य की संख्या जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अच्छा, द्विघात बहुपद में शून्य 2 आता है, और इस शून्य को हम लोग एक शून्य को अल्फा और दूसरे को बीटा मानते हैं। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3 आता है, तो एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा मानते हैं। क्लियर है? पर क्लियर है? नेक्स्ट, अब बोलता है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। जैसे हम देखें अगर, तो हम कोई भी बहुपद निकालते हैं यहाँ पे, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6। क्लियर है? अगर आप इसका शून्यक निकाल लेंगे, गुणनखंड करके इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर आएगा एक 3 और एक आएगा 2। 2 शून्य का आएगा, क्यों आएगा? अभी हमने पढ़ा है कि जिस बहुपद का मैक्सिमम घात जितना होता है, ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मैक्सिमम घात कितना होता है, 2, तो इसका शून्य का संख्या कितना आएगा, 2। एक आएगा 3 और एक आएगा 2। एक को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। तो ये जो शून्यक मेरे पास आया है 3 और 2, ठीक है, ये तो हम अलजेब्रिकली निकाल लिया है कि 3 और 2 आएगा। और हम ये भी जानते हैं कि शून्यक जो होता है अगर इसका मान हम इसमें रखें तो इस बहुपद का जो मान आएगा वो हमारा 0 आएगा, हम ये भी जानते हैं, है ना। अगर हम 3 और 2 जो है हम इस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 में x की जगह 3 और एक बार x की जगह 2 रखें, तो दोनों बार इसका मान जो आ जाएगा वो 0 आएगा। हम ये पीछे सीख चुके हैं।
अलजेब्रिकली हम इसको सीख चुके हैं, लेकिन वो ग्राफ में क्या इसका मतलब होता है। ग्राफ में अगर हम बोले कि कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसका शून्य 3 और 2 है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई ग्राफ है, जैसे आप समझते हैं पहले कि बहुपद का शून्य उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां ग्राफ x अक्ष को काटता है, ठीक है। अगर बहुपद का शून्य बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो x का निर्देशांक है जहां पे वो ग्राफ हमारा x अक्ष को काटेगा। चलते ऊपर वाले समीकरण के पास कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्य जो है 3 और 2 आया है, तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ इसका यू शेप में आएगा, ठीक है, और ये एक्स अक्ष को 2 और 3 पे कट करेगा, एक्स अक्ष को 2 और 3 पे कट करेगा। इसका यही मतलब है, यही कह रहा है इस स्टेटमेंट से भी कि बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां ग्राफ x अक्ष को काटता है, ठीक है। ग्राफ जहां x अक्ष को काटेगा वही उसका जो है वो शून्य कहलाएगा। चलिए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास ये जो है एक ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, दूसरा है y इक्वल टू 2x माइनस 5 और तीसरा है y इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे पहला ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसमें हम शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि y को 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इस 1 को LHS में ले जाएं तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। तो हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिए कि इस y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का जो शून्यक है वो -1 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अभी हमने पढ़ा है कि शून्य का मतलब होता है कि अगर हम ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ जो है x अक्ष पे -1 पे कट करेगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ खींचे तो x अक्ष पे कहाँ कट करेगा, -1 पे कट करेगा। तो ये देखिए इसका हम ग्राफ खींचे हैं तो x अक्ष पे कहाँ कट कर रहा है, y पे कट कर रहा है। हमें y अक्ष नहीं देखना है y कहाँ कट करेगा, हमें मेनली किसको देखना है, x को। x कहाँ पे कट कर रहा है, तो x पे वो 1 पे कट कर रहा है, तो इसका शून्यक जो हो जाएगा वो 1 आएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम निकाल के देख चुके हैं कि इसका शून्यक जो होगा -1, सॉरी LHS में है ना, इधर है, तो -1 आएगा। उसी तरह हम दूसरी ग्राफ को देखें y इक्वल टू 2x माइनस 5। अब हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसका शून्यक नहीं, हम ग्राफ के माध्यम से इसका शून्यक निकालते हैं। तो y इक्वल टू 2x माइनस 5 अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ये x अक्ष को 2 और 3 के बीचों बीच काट रहा है, ठीक है। तो बीचों बीच का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2.5, कितना आएगा ये 2.5, यानी हम ग्राफ के माध्यम से भी शून्यक निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू 2x माइनस 5 का शून्य कितना आ जाएगा, 2.5। सॉल्व कर देख ले इसको, चलिए देखते हैं। शून्यक निकालने के लिए y का मान कितना होना चाहिए, 0, तो 0 बराबर 2x माइनस 5 को LHS में भेजेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ से हम x निकालें तो 2 बटा में चला जाएगा, 5 बटा में 2, और इसको भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 2.5। तो देख सकते हैं कि अगर हम किसी बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ x अक्ष को जहाँ कट करता है वो उसका शून्यक कहलाता है। अब आते हैं ये तीसरे ग्राफ में, आपके पास अगर तीसरा ग्राफ को विजिबल नहीं है तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। हमारा तीसरा ग्राफ बोल रहा है y इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ग्राफ है हमारे पास। अब इस ग्राफ को देखें हम तो ग्राफ हमारा x अक्ष को एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है। एक ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है। अच्छा, जहाँ कट कर रहा है उसका मान कितना है 0.5 और एक का मान कितना है 3। तो अगर इस y इक्वल टू 2x माइनस 1, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर को अगर आप इसका शून्यक निकालिएगा तो आपका शून्यक आएगा एक 0.5 और दूसरा आ जाएगा 3। क्लियर है। तो यानी कहने का हम दोनों चीज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है तो हम उसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। और शून्य का मतलब होता है कि वो ग्राफ एक्स अक्ष पे कहां कहां कट करेगा। क्लियर है, होप कि क्लियर होगा आपको। इसको ध्यान से देखिएगा, आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी टॉपिक पे है। नेक्स्ट, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। पहला जो है हम क्या बोलते हैं आपको कि हमको इस चैप्टर में द्विघात समीकरण ही पढ़ना है, द्विघात बहुपद ही पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं कि द्विघात समीकरण में शून्यक जो होता है उसका अर्थ क्या होता है।
अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और द्विघात समीकरण का अगर ग्राफ बनना है तो हमारा ग्राफ दो टाइप से आएगा। एक तो आपका आ जाएगा जो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ होगा, और ये तब होगा जब आपका a ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा कोई बहुपद है, जैसे x 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ ये जो है वो ऊपर की खुला हुआ यू किस आकार का आएगा, और इस ग्राफ का नाम हम बोलते हैं परवलय। इस ग्राफ का नाम क्या है? परवलय। ठीक है? इंग्लिश में इसका नाम होता है पाराबोला। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 का ग्राफ अगर हम बनाए तो ऊपर की ओर खुला हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका a ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है? लेकिन अगर हम इस ग्राफ को इस टाइप से लिखे तब कि -6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, इसका जो द्विघात में उसका मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम तुलना करेंगे तो a का मान जो होगा हमको 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, b का मान 9 आ जाएगा और c का मान 6 आ जाएगा। तो हमको तो b और c से मतलब है नहीं, हमको मेनली मतलब है a से। तो a का मान कितना आ गया? -6। जैसे अगर हम पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे ग्राफ में, तो a का मान कितना था? 6 था। तो उसी तरह यहाँ a का मान कितना आ गया? -6। और a जो आपका है वो लेस देन 0 है। -6 का मतलब क्या होगा? 0 से छोटा। a जो है आपका वो लेस देन 0 है। तो जब a आपका लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ जो होता है वो आपका नीचे की ओर खुला हुआ होता है। क्लियर है? आपका ये ग्राफ आपका होता है नीचे की ओर खुला हुआ होता है। तो अगर आपके पास द्विघात समीकरण है तो दो ही टाइप के ग्राफ मिलेंगे, या तो वैसा ग्राफ जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ होगा, और दूसरा ग्राफ जिसका मुंह नीचे की ओर खुला हुआ होगा। ऊपर की ओर खुला है तो इसका मतलब कि a का मान जो है वो 0 से बड़ा है, और नीचे की ओर खुला है तो इसका मान a का मान जो है वो 0 से छोटा है। क्लियर आता है? क्लियर है? आप ग्राफ देख करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ द्वारा द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। कि ग्राफ देखकर क्या आप शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने कि ग्राफ जो है x अक्ष को जहां जहां कट करेगा वही वही आपका वो शून्यक होगा। ठीक है? तो जहां जहां कट करेगा वो आपका शून्यक होगा, और जितनी बार कट करेगा वो उतनी शून्यक की संख्या होगी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल माध्यम से। पहला ग्राफ आपका ये है, तो ये ग्राफ आपका यहाँ कट कर रहा है कि यहाँ कट कर रहा है? कर रहा है ना? एक आपका ग्राफ यहाँ कट कर रहा है और दूसरा यहाँ कट कर रहा है। तो हम इसमें बात करें शून्य की संख्या, तो शून्य का संख्या कितना हो जाएगा? शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट ग्राफ है, ये भी आपको दो जगह कट कर रहा है, 1 और 2। तो यहाँ पे शून्य का संख्या जो होगा वो भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ ये देखिए, एक्स अक्ष को एक जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका शून्य का संख्या 1 हो जाएगा। ये ग्राफ है, यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, इसमें शून्य का संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ, ये ग्राफ जो है आपको एक अक्ष को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या 0 हो जाएगी। उसी तरह ये ग्राफ है, यहाँ भी एक अक्ष को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इसमें भी शून्य की संख्या 0 हो जाएगी। तो हम इसे क्या देखें कि ग्राफ जहां कट करेगा, ठीक है, वो उसका शून्यक होगा। ठीक है? और जितनी बार कट करेगा उतनी बार वो शून्य की संख्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध जो क्या है वो हम देखते हैं। बहुपद का हम शून्य भी निकालना सीख चुके हैं और गुणांक भी निकालना सीख चुके हैं, तो वो हम देखते हैं कि उसमें क्या संबंध है। एग्जाम्पल हम ले लिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देखें तो शून्य तो भी निकालेंगे हम आगे जाकर के, इसका हम गुणांक देखें तो गुणांक जो है x स्क्वायर गुणांक 3 है, x का गुणांक 5 है, और 2 जो है वो अचर पद है। क्या क्या है? 3 जो आपका है वो है x स्क्वायर का गुणांक, 3 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, 5 जो है वो आपका है x का गुणांक,
और -2 जो है वो है अचर पद। ठीक है, तो गुणांक तो निकाल चुके हम, लेकिन इसमें शून्यक नहीं निकालना। शून्यक निकालना है, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इस समीकरण को हम 0 से बराबर करेंगे। 0 से बराबर करते हैं तो समीकरण हमारा था 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को शून्य निकालना आता होगा। नहीं निकालना आता तो थोड़ा सा हल्का में समझा देते हैं। x² का जो गुणांक है और जो अचर पद, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो 3 गुने -2 कितना हो गया, -6। अब -6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पे 5 आए और गुना करने पे -6 आए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तो 5 गुना करने पे -6 आए और जोड़ने पे 5 आए, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। 6 गुना में 1, 6 गुना 6 हो जाएगा और 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 3x² प्लस 6x में 3x मिल रहा है। जब 3x मिल रहा है तो 3x को कॉमन निकाल लेंगे। 3x को कॉमन निकाल लेंगे तो 3x² में से x बचेगा और 6x में से 3x निकल जाएगा तो 2 बचेगा। -x -2 में से कुछ नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन निकाल लेंगे। जब -1 कॉमन निकालेंगे तो -x में x बचेगा और -2 में से -1 निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब 3x गुने x प्लस 2 और -1 गुने x प्लस 2, इन दोनों में से x प्लस 2 मैच कर रहा है तो x प्लस 2 निकाल लेंगे। तो 3x गुने x प्लस 2 में से x प्लस 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा 3x, और -1 गुने x प्लस 2 में से x प्लस 2 निकल गया तो बचेगा -1 बराबर 0। ठीक है, तो ये मेरा गुणनखंड आ गया x प्लस 2 गुने 3x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। तो जब ये आ गया तो हम क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग करके हम 0 से बराबर करते हैं। तो जब x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 2 को एच में भेजेंगे तो -2। जब 3x माइनस 1 बराबर 0 और 3x बराबर -1 को एच में भेजेंगे तो 1 और 3 को एच में भेजेंगे तो भागा में जाएगा 1/3। यानी कहने का मतलब है कि हम सॉल्व किए तो x बराबर -2 आ गया और x बराबर 1/3 आ गया। तो यही जो -2 है और जो 1/3 है ये हमारा शून्य कहलाएगा। -2 क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, और ये 1/3 है ये भी हमारा शून्य कहलाएगा। इस -2 को शून्य को हम अल्फा मान लेंगे और इस 1/3 को हम बीटा मान लेंगे। आगे जरूरत पड़ेगा तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें बहुपद का शून्य भी निकाल चुके हैं और यहाँ पे गुणांक भी निकाल चुके हैं। अभी दोनों के बीच में संबंध निकालना है। तो संबंध निकालते हैं हम दो फॉर्मूला के बीच में। एक को बोलते हैं हम मूलों का योगफल, एक को बोलते हैं मूलों का योगफल और दूसरे को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। ठीक है, दो फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो मूलों का योगफल का मतलब हुआ क्या, दोनों मूल जो मिले हैं, दोनों शून्यक मिले उसका जोड़। तो शून्यक है -2 और 1/3। कौन कौन से है, -2 और 1/3। तो 3 का उत्तर 3 हो जाएगा, -6 प्लस 1 यानी कि -5/3। अब देखिए -5 जो है, -5 क्या है, -5 नहीं, एक सेकेंड, 5 क्या के पास, x का गुणांक है ना, 5 क्या x का गुणांक। तो यहां से माइनस को बाहर निकाले तो 5 को लिख सकते हैं हम x का गुणांक। क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक। और डिवाइड बाई 3 क्या है, 3 जो है आपका वो है x² का गुणांक। तो नीचे 3 की जगह हम लिख सकते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, उसी तरह का मूलों का गुणनफल, यानी दोनों मूल को गुणा कर देना है। तो मूल आपका पास है -2 और एक है 1/3। -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2/3। अब देखते हैं -2 जो है आपका वो है अचर पद, -2 है अचर पद और 3 जो है वो x² का गुणांक है।
तो ऊपर आ जाएगा आपका अचर पद और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यानी कहने का मतलब है ये हमारे पास संबंध मिल गया कि मूलों का योगफल जो होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। मूलों का योगफल, मूल हम किसको किसको मूल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। योगफल मतलब प्लस। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा मूलों का योगफल बराबर कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बराबर में क्या है? माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम इसके मानक रूप को लिखें हम तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो माइनस का एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है? बी, और एक्स का गुणांक कितना है? ए। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास माइनस बी बटा में ए, यानी कि मूलों के योगफल का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बी बटा में ए द्विघात बहुपद में। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब क्या है? अल्फा गुने बीटा। क्या है? अल्फा गुने बीटा। इसका फॉर्मूला निकल के आया है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है हमारे मानक रूप में? सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा गुने बीटा का सी बटा में ए। तो यानी कहने का मतलब है कि हम दो फॉर्मूला यहां से ये निकाल सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमारा एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हमको यही चीज वेरीफाई करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो हम ये वेरीफाई करेंगे माइनस का एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल जो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल जो होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। ये हमें संबंध स्थापित करना होगा हमारे 2.1 एक्सरसाइज में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो भी मैंने बताया उसी को मैंने कंक्लूड किया हुआ है कि अगर आपका मानक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दो रूट होंगे। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं शून्यकों का योग, जिसका फॉर्मूला आया था माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक आया था शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम शून्यकों का योग जो है उसको हम अल्फा और बीटा मान लें तो इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाया था मैंने कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये मिलेगा, समीकरण दिया जाएगा आपको और इसमें से शून्य का गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना होगा। तो हम इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे वहां पे कि इतना हमारे पास आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्या होगा कि दूसरा आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा और आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाएगा, ठीक है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दो चीज दिया रहेगा और आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाएगा। तो उस समय फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर तक? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके फॉर्मूला को याद कीजिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ही आपको इसके चैप्टर को बनाने और समझने में मजा आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आपको पढ़ना है त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछा जा सके, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई और भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। हाँ, अपनी जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैथ में और इंप्रूवमेंट लाने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो त्रिघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका मानक रूप है। तो इस त्रिघात बहुपद के तीन रूट आते हैं, कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। इसको नाम देते हैं हम अल्फा, ये है
बीटा और ये है आपके पास गामा। ठीक है, तो इससे हम निकालते हैं तीन चीजें। पहला निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। दूसरा निकालते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। तीसरा होता है अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक मानक रूप में कितना है, बी है, और इसका गुणांक मानक रूप में कितना है, ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बी और एक्स का गुणांक ए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला बन के आता है माइनस बी बटा में ए। उसी तरह दूसरे में देखें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला है एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। एक्स का गुणांक मानक में देखें तो सी है और एक्स क्यू का गुणांक मानक में देखें तो ए है, तो इसका फॉर्मूला बन के आता है सी बटा में ए। उसी तरह नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला है माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद मानक समीकरण में डी है और एक्स क्यू का गुणांक मानक समीकरण में ए है, तो इसका फॉर्मूला बन के आता है माइनस डी बटा में ए। क्लियर है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपका होता है उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी इन तीनों का आपको मान दिया जाएगा और आपसे त्रिघात समीकरण पूछा जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका त्रिघात बहुपद का समीकरण है। फिर से एक बार रिवीजन कर ले, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा गुने बीटा गुने गामा। ये आपका त्रिघात बहुपद है। क्लियर यहाँ तक? तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे हमसे बोला जाए भाग दो 11 को 2 से। अगर हम 2 से भाग देते हैं 11 को तो 2 पाँचे 10 बचेगा 1। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें जो 11 है, 11 को हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। 2 को बोलते हैं भाजक, 5 को बोलते हैं शेषफल, और 5 को बोलते हैं हम लोग भागफल। मिस्टेक, 5 को क्या बोलते हैं? भागफल, और 1 को बोलते हैं शेषफल। बोलते हैं तो अच्छा 11 बटा 2 है, तो अगर हम 11 को लिखना चाहे तो क्या हम 11 कैसे नहीं लिख सकते हैं? 2 गुने 5 प्लस 1। तो 11 जो था हमारा, 11 क्या था? भाज्य था। ठीक है, तो बराबर 2 क्या है? भाजक है, 5 क्या है? भागफल है, और 1 जो है आपका वो शेषफल है। 1 क्या है? शेषफल है। तो यहां से हम एक फॉर्मूला बना लिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बन जाएगा ना? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला है। इसको आप लोग याद रखिएगा, और इसी को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। इसी को हम बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर यहाँ तक? तो आपके क्वेश्चन में अब हम यहां से क्या सीख गए कि ये जो होता है वो होता है आपके पास भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक, और भाग जिससे लगता है वो हो जाता है आपका भागफल, और जिसमें भाग नहीं लग पाता है वो आपका कहलाता है शेषफल। क्लियर है? याद रहेगा? तो क्वेश्चन में आपको जो होगा जनरली भाज्य को आपको बोलता है P ऑफ x, भाजक को बोलता है G ऑफ x, ठीक है, भागफल को बोलता है Q ऑफ x, और शेषफल को बोलता है R ऑफ x। शेषफल को क्या बोलता है?
आर ऑफ एक्स। ये आपको इतना चीज पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में बोल भी देगा। लेकिन मैक्सिमम केस में ये होता है, भाज्य जो होता है वो पी ऑफ एक्स होता है, भाजक जो होता है जी ऑफ एक्स होता है, और भागफल जो होता है वो क्यू ऑफ एक्स, शेषफल आर ऑफ एक्स। तो हम फॉर्मूला बनाना चाहे यहाँ पे, तो भाज्य जो होता है वो है आपका पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स बराबर भाजक जी ऑफ एक्स भागफल क्यू ऑफ एक्स प्लस शेषफल आर ऑफ एक्स। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको याद रखने का उतना जरूरत है नहीं। आप मेनली विभाजन एल्गोरिथम को ही याद रखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, क्लियर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अच्छे से समझिए और इनके फॉर्मूला को याद करिए। अब मैं इसके बाद इसके एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली का वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको उसे समझने में परेशानी नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक? तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।